सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हम ये इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस देख लेंगे, कंसंट्रेशन यूनिट्स, जैसे कि हम किस तरह हम कोई सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं लैब्स के अंदर, कौन कौन सी कंसंट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम मोलैरिटी में सॉल्यूशंस बना सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशंस बना सकते हैं, पीपीएम पीपीबी सॉल्यूशंस में बना सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बेस पे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। मीन हम कंसंट्रेशन यूनिट्स देखेंगे, इसके अलावा हम आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे। आइडियल बिहेवियर से जो सॉल्यूशन डेविएट कर रहे होते हैं उनको स्टडी करेंगे। इसी तरह आप लोगों ने पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है, रोड्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर हम जो है उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के इंट्रोडक्शन से। तो सॉल्यूशंस क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ सिंगल फेज। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है मीन कि अगर आप कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे मटेरियल के अंदर ऐड कर रहे हो तो वो एक होमोजीनियस है उसके अंदर, मीन हर जगह वो सिमिलर है। ये नहीं है किसी जगह पे वो ज़्यादा प्रेजेंट है, किसी जगह पे वो कम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक, और ये एक सिंगल फेज बना रहे होते हैं। जैसे अब सिंपल अपने माइंड में रख लें कि आप चीनी को पानी में डिजोल्व कर दें तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। वो ये नहीं होता है किसी जगह पे चीनी ज़्यादा है किसी जगह पे कम है। इसी तरह साल्ट को अगर पानी में ऐड कर दो तो वो भी होमोजीनियस सॉल्यूशंस बना रहा होता है। The quantities of various substances in the solution can be changed to a certain limit। कि quantities जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, हम सोलूट और सॉल्वेंट जिसे हम कह रहे होते हैं, या कोई भी आप सिंपल कहने के एक सब्सटेंस को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, उसको कम भी ऐड कर सकते हैं। A true solution has following properties। ठीक है, रियल सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, या आपको पता है कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उसके बाद कोर्स पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पास। मीन सॉल्यूशंस की भी या मिक्सचर्स की भी डिफरेंट आगे टाइप्स होती हैं। तो हम ट्रू सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस की बात करें अभी। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस के की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है हम ये देखें। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। कि जब सॉल्यूशंस बन जाता है ट्रू सॉल्यूशंस जिसे हम कहते हैं कि उसमें जो भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे से सेपरेटली नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऊपर आपको चीनी और नमक की एग्जांपल दी, आप पानी में डिजोल्व कर लें इनको तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। द कंपोनेंट डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर, तो ये जो है सेटल डाउन नहीं करते। मीन इनका पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि ये जो है ना सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं, बल्कि ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं हमारे पास। The component, the various component can be obtained by a process like crystallization, distillation और evaporation। कि अगर हमने एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट आउट करना हो तो हमें कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। मीन क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ेगी, मीन प्रेसिपिटेट्स बनाने पड़ेंगे उसके ताकि एक कंपोनेंट दूसरे से सेपरेट आउट हो जाए, या उसकी क्रिस्टल्स बनाने पड़ेंगी, या डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं जैसे स्टीम डिस्टिलेशन होती है, या आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर जो है कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जा सकता है। या वेपोरेशन है कि सॉल्वेंट को आप वेपोरेट कर दो तो वही मटेरियल नीचे रह जाए। जैसे अगर साल्ट एक पानी में डिजोल्व है तो वाटर को अगर आप वेपोरेट कर दोगे तो नीचे हमारे पास साल्ट रह जाएगा। ठीक है, द वेरियस कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन शो देयर प्रॉपर्टीज टू प्रूव देयर प्रेजेंस। कि जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशंस के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो सच एज सच इन विच द कंपोनेंट आर मिक्स। कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस के अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपने 10 ग्राम ही एक मटेरियल डालना है, आप 10 से कम नहीं डाल सकते, 10 से ज़्यादा नहीं डाल रहे। ठीक है, अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करते हो कि लेस अमाउंट डालते हैं। अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, it is in this respect that the true solution differ from a compound
इन विच द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो, कि हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक फिक्स रेशियो के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन सोल्यूशन के अंदर जो है उसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं है, हम अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन आर जनरली रेफर टू एज सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, कि जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक को हम सोल्यूट कहते हैं और दूसरे को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, द सॉल्वेंट, a solute is frequently a substance that dissolves and a solvent is one in which dissolution take place। के solute हम उसको कहते हैं जो मटेरियल डिसॉल्व हो रहा होता है, जैसे चीनी है या नमक है, अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, चीनी या नमक यानी शुगर या साल्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे वाटर आ जाएगा कि जिसके अंदर डिसोल्यूशन हो रही है। The solvent is generally present in large amount in comparison to the solute, के solute की निस्बत solvent जो है ज़्यादा amount में होता है। Thus for a solution in which the one component is a gas or a solid and the other is liquid, the former is the solute and latter is the solvent। कि कोई एक solution है जिसमें हमारे पास क्या है, गैस है या सॉलिड है, तो गैस या सॉलिड तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा, और जो लिक्विड होगा वो हमारे पास वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, व्हेन द बोथ कंपोनेंट आर लिक्विड present together in different proportion, the major component is considered as solvent and the minor component is considered as solute। कि अब अगर दोनों कंपोनेंट्स क्या है, लिक्विड हैं, पहले हमने बात की कि दो कंपोनेंट्स में से एक जो है सॉलिड या गैस हो और दूसरा क्या हो हमारे पास लिक्विड हो, तो लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है और गैस या सॉलिड जो है हमारे पास सोल्यूट आ जाते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर दोनों कंपोनेंट ही लिक्विड हैं तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जिसकी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, जिसकी प्रोपोर्शन ज्यादा है, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा और जो दूसरा होगा वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा। However, for solution where the two liquid component of a solution are present in the equal proportion, ठीक है, अगर दो लिक्विड हैं, दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, फिर वन इज जस्टिफाइड टू कॉल ईच एज आइदर एज सॉल्वेंट और सोल्यूट, कि जब दोनों की अमाउंट इक्वल है दोनों लिक्विड की, तो ये वर्किंग पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किसको सोल्यूट कह रहा है और किसको सॉल्वेंट कह रहा है। ठीक है, हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सोल्यूट कौन सा है इसके अंदर से और सॉल्वेंट कौन सा है। व्हेन अ सॉल्यूशन contains at a given temperature as much solute as can be dissolved, the solution is called saturated। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं कि जिसमें मैक्सिमम हम अभी कह लो कि अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो जाए, अगर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व करें तो क्या हो, वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कह लेते होते हैं। ठीक है, कि जिसमें मैक्सिमम या मच सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ हुआ है हमारे पास, तो उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। इफ दिस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन दिस अमाउंट इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हम जो है अगर थोड़ी सी अमाउंट जो है सॉल्यूट की ऐड करें तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, हम ज़्यादा अमाउंट ऐड करें तो वो हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द क्वांटिटी ऑफ द solute dissolved is more than the saturation value, this solution is said to be super saturated। जैसे अभी बात की है, अगर आप बहुत कम सोल्यूट यूज करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड, अगर आप नॉर्मल सा यूज करें जिसमें वो तमाम डिजॉल्व हो रहा है तो वो होता है हमारे पास सैचुरेटेड, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अमाउंट यूज करें तो वो हमारे पास, हम उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। A dilute solution is one in which the quantity of solute is very small as compared to that of solvent। Dilute solution में हमारे पास क्या, solute की amount बहुत कम होती है as compared to solvent। As the solution is dilute, it proceeds toward ideality। ठीक है, कि ये ideally behave करता है। ठीक है, a concentrated solution contain relatively higher amount of the solute, के concentrated solutions के अंदर जो हमारे पास सोल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। हम देख लेते हैं कि
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। गैस, उसमें सॉल्वेंट हो सकती है या लिक्विड है या सॉलिड है। इसी तरह सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या सॉलिड हो सकती है। इसी बेस के ऊपर हम जो है डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑल्दो सॉल्यूशन कंटेनिंग मेनी कंपोनेंट आर एनकरेज इन केमिस्ट्री, but in this chapter we shall confine our attention to the solution containing only two components, ठीक है। कि हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन जो है लाजमी नहीं है सिर्फ दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, तीन कंपोनेंट भी मिलकर सॉल्यूशंस बना सकते हैं, चार कंपोनेंट भी मिलकर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया जा रहा है अभी, जस्ट दो कंपोनेंट मिक्स करके सॉल्यूशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, कि जब दो कंपोनेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो उसे हम बाइनरी कहेंगे, ठीक है। Since the solvent and solute may be either gas, liquid or solid, the different types of possible binary solution are given in the table. तो हम टेबल में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से solutions होते हैं। स्टूडेंट ये आप लोगों को मे भी क्लियर नजर ना आए, लेकिन मैं जो आप लोगों को सेंड करूंगी ना तो दोबारा से इसको स्कैन करके फिर आप लोगों को दूंगी, ठीक है। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे जो है बाइनरी सॉल्यूशंस है उसका टेबल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, एनी मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और मीथेन गैस है। तो क्या है कि गैस जो है वो सॉल्यूट के तौर पे भी एक्ट कर रही है और सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह हम अगर गैस हमारे पास सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड के अंदर ट्रैप हुई होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, गैस इन सॉलिड, की गैस सॉल्यूट है और सॉलिड जो है हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन इन प्लाटियम, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। हाइड्रोजन गैस है और प्लाटिनियम हमारे पास सॉलिड है। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है कि सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट जो है वो गैस है, जैसे वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कि कोई भी लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर जो है जा रहा है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो एक सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर आ गया, कि दोनों डिफरेंट लिक्विड आ गए, ठीक है। अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मर्करी इन गोल्ड। आपको पता है मर्करी लिक्विड होती है और ये सॉलिड जो है हमारे पास गोल्ड है यहाँ पे। अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, सॉल्यूट है जो कि गैस में डिसॉल्व हुआ है, तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, इसकी एग्जांपल है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। इसी तरह सॉलिड इन लिक्विड है, जैसे सॉल्ट इन वाटर। मोस्टली हम इसको देख रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूट होता है और लिक्विड हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट होता है, तो ये एग्जांपल उसकी दी जा रही है, सॉल्ट इन वाटर आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, सॉलिड अगर सॉल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, जैसे कॉपर इन गोल्ड, के ये हमारे पास डिफरेंट अलॉयज वगैरह जो होती हैं वो इस तरह की सॉल्यूशंस को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स के, हम किस किस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं बना सकते हैं हम, ठीक है। Any quantitative study of solution required that we know the amount of solute dissolved in a solvent or the concentration of solution, कि अगर हमने solutions को study करना है quantitatively mean amount study करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी amount में solute जो है वो solvent के अंदर dissolve हुआ होता है। Chemists employ several different concentration units in their work, ठीक है। कोई जो है मैथ परसेंटेज यूज करता है, कोई मास परसेंटेज, कुछ मोलैरिटी में सॉल्यूशंस बनाते हैं, कुछ नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ जो है पीपीएम में और पीपीबी में सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है हमें कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए होता है। Chemists employ several different concentration units in their work, each one having its own advantages and limitation.
अगर आपने मोलैरिटी में सोल्यूशन बनाना है तो आप नॉर्मेलिटी में बना लोगे तो उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से सोल्यूशंस बनाते होते हैं कि जो कंसंट्रेशन यूज करनी है उसी के लिहाज से हमने जो है सोल्यूशंस बनाना होता है। The particular way of expressing the concentration of solution is generally determined by the use of solutions. The relative amounts of solute and solvent present in the solution can be expressed in number of ways कि solute की और solvent की कितनी amount है उसको हम different way से स्टडी कर सकते हैं। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है और बी कंपोनेंट हमारे पास क्या है सॉल्यूट है। लेट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर द मैसेस कि उसके मैस है या वेट है, एंड एन ए और एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स हैं, और वी ए एंड वी बी हमारे पास वॉल्यूम है इन डी एम क्यूब ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। The various units commonly employed to express the composition of the solution are कि हमारे पास हमने define कर लिया कि WA क्या है WB क्या है, weight है, ठीक है, weight या mass है हमारे पास, NA और NP हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल है, अगर कहीं पे वॉल्यूम यूज हो रहा है V, ठीक है, तो वो वॉल्यूम ऑफ A और B के लिहाज से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वेट परसेंट निकाल लेते हैं या जिसे हम मैस परसेंट कह रहे हैं। द मैस परसेंट ऑफ द कंपोनेंट बी इन अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अगर हमने सॉल्यूट की कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है, और परसेंटेज में लेना है, मीन इसलिए जो भी अमाउंट आ रही होगी उसे 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास मैथ्स परसेंट आ जाएगा, ये जिसे हम वेट परसेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। मीन आपको एग्जांपल दी जाए कि 10% सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml अगर आपने उसका लेना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ, तो ये 10 ग्राम लेके उसे 100 ml में डिसॉल्व करें तो हमारे पास 10% सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। वेयर हमारे पास क्या है W A W B आर द मैसेज ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, दिस इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल कंसंट्रेशन यूनिट। अगर हम मैस की बजाय वॉल्यूम ले लें तो उसे हम वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ B एंड इन A इज गिवन बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ B इज इक्वल टू VB ओवर VA प्लस VB, तो टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। VA and VB are the volume of A and B in the solution. This is limited to liquid solutions, ठीक है, कि लिक्विड सॉल्यूशन जो है हमारे पास हम उनके लिए ये यूज करें, हम वॉल्यूम की टर्म उसलिए लेते हैं। थर्ड है हमारे पास मोलैरिटी, जो कि हम नॉर्मली यही सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं मोलैरिटी वाले, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन यूनिट, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें कि कोई भी एक कहें कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आर एडेड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या 1 डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन लिया होगा। तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। समटाइम द टर्म फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मोलैरिटी हम मोलर सॉल्यूशंस के लिए कह रहे हैं, आयनिक सब्सटेंसेस हैं, कोई आयनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उसे हम फॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं, यानी फार्मूला यूनिट्स का वर्ड आप लोगों ने यूज किया हुआ, ठीक है, तो यानी कि उसके कितने आयंस उसके अंदर हैं। Formality of a solution is the number of formula weight dissolved in 1 dm cube of the solution. It is denoted by F, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, ये तो हमने मोलैरिटी को लिया था वॉल्यूम की टर्म में लिया था, ठीक है, वॉल्यूम लीटर के लिहाज से या वॉल्यूम के लिहाज से लिया था, लेकिन हम अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में ले लें, यानी वेट की टर्म में ले रहे हैं और ग्राम्स या केजी में ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसको इस टर्म को हम कहते हैं मोलैरिटी, ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है हम ये देखें, मोलैरिटी is defined as the number of moles of solute
dissolve in 1 kg or 1000 gram of solvent. Thus, molality has the units of mole per kg of the solvent. ठीक है, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मलिटी क्या आती है या नॉर्मल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of the solute dissolved in 1 dm cube of the solution. ठीक है, नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट है solute के, वो उसके डिसॉल्व कर दें हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाता है. अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कि कितने आयंस जो हैं वो एक्सचेंजेबल हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें अगर हम क्लोराइड देखें तो एक क्लोराइड आयन है. ठीक है, या इसी तरह बेरियम क्लोराइड देखें तो BaCl2 होता है, तो उसमें क्लोराइड क्या है? 2 है. तो उसके लिहाज से ये सॉल्यूशन बना लेते हैं हम, और जितनी भी अमाउंट आ रही होती है उसको लीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं. अब फिर 6 फ्रैक्शन 6 हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन यूनिट. ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? ये मोल फ्रैक्शन है किसी भी सब्सटेंस की. ए मटेरियल की भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम बी मटेरियल जो होता है उसकी भी निकाल सकते हैं. The mole fraction of any component in a solution is given by the ratio of the number of moles of the component to the total number of moles of all the component present in the solution. कि ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स की. ठीक है, फ्लूइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास. For a solution consisting of two component A and B, the mole fraction of component A and B in the given solution is given by as. ठीक है, अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से. तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसे हम स्मॉल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड करते हैं इसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? एन ए और एन बी, उन दोनों को सम कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे. इसी तरह अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी होगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. The mole fraction are such that the sum of all mole fraction of solution is always equal to unity. In the present case we have two components. ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को प्लस कर दें, यानी XA और XB को प्लस कर दें, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आता है. आप इसको करके भी देखिएगा. ठीक है, एक्स ए की वैल्यू क्या है? एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू क्या है? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे भी हमारे पास क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी, और ऊपर जो है न्यूमरेटर में भी हमारे पास एन ए और एन बी आएगा. तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा. ठीक है, तो हम कहते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट हमेशा क्या होती है? 1 होती है. कि जितने भी कंपोनेंट हैं उसको प्लस कर दें तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास यूनिटी आता है. ठीक है, इफ वी राइट द नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ मोलर मैसेज एंड मैस, देन हमें पता है मोल क्या होता है. मोल हम कहते हैं मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, या मॉलिक्यूलर मैस कह देते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? वेट को या मैस को हम वेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब एक्स ए निकालना है तो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए. ठीक है, डिवाइड करना है हमने इसको. एन ए और एन बी है तो एक हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या है? डब्ल्यू ए ओवर एम ए, और बी का क्या होगा? डब्ल्यू बी ओवर एम बी आ जाएगा. इसी तरह जैसे हमने ए के लिए निकाला हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक्स बी हमारे पास क्या बन जाता है? एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी, यानी वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, और
डिवाइड कर देंगे दोनों के सम से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी से इसको सम अप कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि डब्ल्यू बी ओवर एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी आ जाएगा हमारे पास, where Ma and Mb are the molar masses of the component A and B of all the methods. Those which are expressed on volume basis such as second, third and fifth method will change with the temperature because the thermal expansion or contraction of the solution. कि जो कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम की बेस पे है ना, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम वाला डिनोमिनेटर में, यानी डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं हम, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि ये हमारे पास इनकी एक्सपेंशन हो सकती है या कंट्रैक्शन हो सकती है, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जो मेथड बेस करें हैं वेट के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और उसकी कंसंट्रेशन की जो अमाउंट है, ये कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी चाहे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम की टर्म आ रही है तो वहाँ हमारे पास क्या है कि ये डिफरेंट हो सकती है टेम्परेचर चेंज करने से। इसी तरह हमारे पास एक यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, कि एक पार्ट है, फर्ज करें एक पीपीएम की बात करूं तो क्या है, एक पार्ट इन 1 मिलियन ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक ड्रॉप डाला है मिलियन ड्रॉप्स के अंदर, ठीक है, तो आपको पता है कितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है, कि अगर मैं किसी चीज की ड्रॉप्स की बात कर रही हूँ तो एक ड्रॉप लेके 1 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट है उसके अंदर, तो ये कितना डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो अब ये देख लें कि हम ने जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाने होते हैं तो हम पार्ट्स पर मिलियन की टर्म यूज करते हैं या पार्ट्स पर बिलियन की टर्म यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम सेवंथ वाला पॉइंट देख लें, पार्ट्स पर बिलियन मिलियन, जिसे पीपीएम कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एब्रिवेटेड एज पीपीएम। मोस्टली जहाँ बहुत सेंसिटिव वर्क हो रहा होता है तो पीपीएम में सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट सी अमाउंट यूज करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 ppm solution of sodium hydroxide contain 1 milligram of sodium hydroxide per dm cube of solution। कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीग्राम लें और 1 लीटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो ये हमारे पास क्या है कि जो है ये इसका 1 ppm सोल्यूशन बन जाता है। इट इज इक्वल टू, यहाँ अगर हमने लीटर में सोल्यूशन नहीं बनाना, ठीक है, तो हम उसे ml में बनाना चाह रहे हैं तो इधर से हमें दोनों तरफ से कंसंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। मिलीग्राम की बजाय हमें माइक्रोग्राम लेना पड़ेगा और लीटर की बजाय हम ml ले लेंगे, ठीक है। या इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर ग्राम्स में ले रहे हैं तो मिलीग्राम पर केजी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मास of the solution divided by 1 मिलियन पार्ट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में के डिनोमिनेटर में भी ये मिलियन आएगा, जैसे मैंने कहा था एक ड्रॉप लेके उसे मिलियन ऑफ ड्रॉप्स के अंदर ऐड करें, यानी सॉल्वेंट्स के अंदर ऐड करें तो वो डाइल्यूट सा होगा, ठीक है। अब ये तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 10⁻⁶ आ रहा है ना मिलियन के लिए, तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्म के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने मिलियन से भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो वो क्या होगा 1000 टाइम डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा बिलियन वाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁹ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। It is abbreviated as ppb. For example, 1 ppb solution of sodium hydroxide contain 1 microgram of sodium hydroxide per dm cube of the solution। ऊपर वाले में क्या था 1 मिलीग्राम था 1 लीटर के अंदर, अब मिलीग्राम से आपको पता है 1000 टाइम
जो है कम अमाउंट होती है माइक्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ले रहे हैं और उसे हम लीटर में ऐड कर दें तो ये हमारे पास 1 ppb सोल्यूशन बन जाएगा। तो वही फार्मूला इसके लिए देखें, ppb इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। यहाँ बुक में ना इसको 12 लिखा हुआ था, वो ट्रिलियन होता है। तो आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है कि ये हमारे पास बिलियन के लिए 10⁹ आता है। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कि आप मैथ परसेंट निकालें, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालें, मोलैरिटी निकालें। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। पेपर्स में इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको सॉल्व करके देखना है। मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले के अंदर में मोलैरिटी निकालनी है। दोनों के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द आइडियल सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हम रोल्स लॉ देख लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इससे जो नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। As the concept of ideal gas has been used in the study of many thermodynamic properties, it would be helpful to find out some similar concept in case of solutions। आपको पता है आइडियल गैसेस वो होती हैं जो गैस लॉ को ओबे कर रही होती हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम सॉल्यूशंस के लिए भी ले रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। एंड आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज one in which there is a complete uniformity in cohesive forces। The molecule in ideal solution will exert the same force on each other irrespective of their nature। कि हमारे पास क्या आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। तो एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस तरह की प्रॉपर्टीज एक ड्रॉप की हैं, एक कंपोनेंट की हैं, वही वही दूसरे कंपोनेंट की भी प्रॉपर्टीज वैसी होंगी। मीन उनकी इंटरेक्शन जो है आपस में एक दूसरे के साथ सेम हो जाएंगे। एक ही तरह की फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान में एग्जिस्ट करेंगी। ये नहीं है कि किसी जगह पे फोर्सेस ज्यादा हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और किसी जगह पे फोर्सेस कम हैं। Thus, if we have an ideal solution of two components A and B, the intermolecular forces between A and A, B and B and A and B will be same। कि हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B, तो इसका मतलब है जब आइडियल सॉल्यूशन बना दिया है तो A की A के साथ जो इंटरेक्शन थी, इस तरह B की B के साथ जो इंटरेक्शन थी, मीन प्योर फॉर्म में जब वो अलग-अलग है तो वो भी सेम हो जब दोनों को मिक्स किया जाए, यानी A और B की इंटरेक्शन भी सेम ही हो, ठीक है। तो तब हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये आइडियल सॉल्यूशन बने हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। When two pure substances are mixed to form an ideal solution, there is no evolution or absorption of heat। आइडियल सॉल्यूशन जब फॉर्म हो रहा होता है, दो कंपोनेंट मिक्स किए जा रहे हैं, तो वहां पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही हीट रिलीज होनी चाहिए, यानी डेल्टा एच जो हो वो जीरो हो, ठीक है। The total volume in an ideal solution will be equal to the sum of the volume of the component mixed, mean delta V is equal to 0। अब क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि 10 ml मैंने एक कंपोनेंट डाला और 90 ml मैंने दूसरा कंपोनेंट डाला, तो टोटल वॉल्यूम इनका कितना होना चाहिए, 100, ठीक है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन आगे आप देखोगे रियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि उनकी हीट में भी चेंज आता है, ठीक है, जो पहला पॉइंट है। उनके वॉल्यूम में भी चेंज आता है, या वॉल्यूम उन दोनों के सम से ज्यादा हो सकता है या सम से कम हो सकता है, ठीक है। तो वो रियल केसेस होते हैं हमारे पास। हम अभी आइडियल केसेस की बात करें कि आइडियली डेल्टा एच जीरो होनी चाहिए और डेल्टा वी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए और जितनी हीट पहले है उतनी ही रहे, यानी हीट में भी चेंज नहीं आएगा। The molecule in an ideal solution exert the same force on each other irrespective of their nature। कि जो
सोल्यूशन में, आइडियल सोल्यूशन में हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे मॉलिक्यूल के साथ सेम होनी चाहिए। The ideal solution must obey Rhodes law and Henry law over the whole range of the concentration. अभी हम Rhodes law देखेंगे और Henry law देखेंगे नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंदर। तो ideal solutions को इसको obey करना चाहिए। Ideal solutions, in ideal solution activity of each component is equal to its mole fraction। ठीक है कि एक्टिविटी उसकी किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन की, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसी मिक्सचर में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स की बेस के ऊपर हम बात करें या मोल फ्रैक्शन के बात करें और मोलर सोल्यूशन हम बनाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जितना हम मटेरियल ऐड करें वो उतना रिएक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो इतना डिकम्पोज नहीं हो रहा होता, यानी अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट है तो वो डिसॉल्व होगा तो वो आगे कोई जो है ना नया मिक्सचर बनाएगा या सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर वो अनडिसॉल्व फॉर्म में रहता है तो उसकी मोलैरिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। या एक्टिविटी की बात करते हैं फिर हम कि उसमें से कितनी एक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो पार्टिसिपेट करी है और कितनी कंसंट्रेशन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करी। लेकिन आइडियल केस में हमारे पास क्या होता है, एक्टिविटी और मोल फ्रैक्शन जो है वो सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं। हम नेक्स्ट कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस आर आइडियल लिक्विड पेयर। ठीक है, जब लिक्विड पेयर की बात करें तो एक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है और एक क्या होगा, सोल्यूट, लेकिन दोनों ही लिक्विड होंगे हमारे पास। इसकी एग्जांपल है जैसे बेंजीन एंड टोलीन का मिक्सचर बना दें हम तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का, इसी तरह इथाइलिन ब्रोमाइड एंड इथाइल प्रोपाइलिन ब्रोमाइड, बेंजीन एंड ईथर हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करें। इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर लेते हैं। अब हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास रोड्स लॉ क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट at a given temperature the vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by mole fraction of that component in a solution। हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कंपोनेंट है और वो वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल वो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, इजीली वेपोरेट हो सकते हैं, तो उनको हम वोलेटाइल कहते हैं। अब अगर हमारे पास कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें कोई सॉल्यूट भी ऐड हुआ हुआ है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें कि कोई एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है हमारे पास, वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, जो कि उसके प्योर फॉर्म है और मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और मल्टीप्लाई करना है जो प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है, और मल्टीप्लाई कर दे उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ। तो ये नीचे इक्वेशंस आपको ये क्लियरली यही चीज एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, एंड आइडियल सॉल्यूशन obeys Rolle's law over the whole range of concentration, कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज भी कर दिए जाए तो हमारे पास क्या है कि वो हर कंडीशन के ऊपर जो है सॉल्यूशन जो है वो Rolle's law को ओबे करेगा। टू इलस्ट्रेट द लॉ, कंसीडर अ लिक्विड पेयर, कि एक हमारे पास A है और B है, विच आर वोलेटाइल completely miscible and form an ideal solution। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A और B, देखिए वोलेटाइल हैं और एक दूसरे के साथ completely miscible हैं, यानी कि वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देन हमारे पास क्या है, एक्स ए और एक्स बी हमारे पास क्या थे, हमने पीछे पढ़ लिया था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है, और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, प्योर फॉर्म में उनका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी है। लेकिन सोल्यूशन में अगर हम निकालें तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ऊपर जो हमने स्टेटमेंट दी है कि सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, जो कि उसकी प्योर फॉर्म है, और उसको मल्टीप्लाई करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। ठीक है, इसी तरह अगर हमने पी बी निकालना है, यानी
वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन निकालना है तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म यानी पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी जो कि बी की मोल फ्रैक्शन है। अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा सोल्यूशन का तो हम क्या करेंगे कि टोटल के लिए हम पी ए और पी बी को प्लस कर लेंगे। तो हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है पी ए और पी बी के लिए हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी 7.2 कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और हमें पता है कि हमने पीछे बात की थी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। तो हम यहाँ से कोई एक टर्म निकालनी है, एक्स ए निकालना है या एक्स बी निकालना है, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ निकाल रहे हैं एक्स ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू को इक्वेशन 7.2 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये नीचे इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू ए 1 माइनस एक्स बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी। अब इक्वेशन ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पी नॉट ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस यहाँ पे प्लस है माइनस नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इसके बाद हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी इन दोनों टर्म में कॉमन है तो एक्स बी को कॉमन निकाल लिया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट में आ जाएगी हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। Equation 7.3 expresses the relationship between the vapor pressure and composition of the solution। कि vapor pressure को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे थे और composition को हम XA और XB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Since PA naught and PB naught are the constant at a particular temperature, प्योर फॉर्म में तो वो कांस्टेंट ही है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन 7.3 the total pressure is linear function of the mole fraction एक्स बी और एक्स ए कि टोटल प्रेशर जो कि हमारे पास P था वो रिलेट करे मोल फ्रैक्शन के साथ कि जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा उतना हमारे पास क्या है कि टोटल प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा। तो यानी लीनियर रिलेट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। इफ P is plotted against एक्स बी और एक्स ए, a straight line will be obtained as shown in figure, ठीक है, 7.1 में आ गई। इन दिस फिगर द फुल लाइन गिव द टोटल प्रेशर, कुछ दो डायरेक्टेड लाइन है और एक सॉलिड लाइन है, तो ये टोटल प्रेशर हमें बता रही है सॉलिड लाइन। मोल फ्रैक्शन डायग्राम एंड द डॉटेड लाइन गिव द पार्शियल प्रेशर वर्सेस द कंपोजिशन डायग्राम, ठीक है। डॉटेड लाइन हमें जो है वो पार्शियल प्रेशर बता रहा है और टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है द सॉलिड लाइन से आ रहा है। द डॉटेड लाइन passes through the origin indicating the both component behave ideally, ठीक है कि ये ideally बिहेव कर रहे हैं। और हमारे पास इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें हमने क्या कहा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले वाली साइड लेफ्ट वाली साइड पे एक्स बी 0 है, ठीक है। एक्स बी लेफ्ट से राइट जाते जाते इंक्रीज हो रहा है अप टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 तक आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी डॉटेड लाइन आप देखें इंक्रीज हो रहा है और ये राइट वाली साइड पे पी नॉट बी पे जाके ये लाइन खत्म हो रही है। ये मीन ये मैक्सिमम उसकी वैल्यू के ऊपर इसका मैक्सिमम प्रेशर है पी नॉट बी का प्योर फॉर्म में, ठीक है। जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाती है हमारे पास। अगर हम दूसरी साइड पे देखें एक्स ए जहाँ 0 है तो उसका टोटल प्रेशर भी हमारे पास क्या है, यानी कि प्योर फॉर्म में उसका पार्शियल प्रेशर क्या है 0। जैसे जैसे एक्स ए की अमाउंट इंक्रीज हो रही है और ये लेफ्ट वाली साइड पे लाइन आती जा रही है तो उस टाइम जब एक्स ए की वैल्यू 1 बन जाती है तो उसका मैक्सिमम प्रेशर आ गया, मीन प्योर फॉर्म में इसका प्रेशर कितना है पी नॉट ए है। तो ये प्योर फॉर्म में भी दिखाए हुए हैं और जब ये सोल्यूशन बनता है तो पी नॉट और पी बी नॉट केवल एक सॉलिड लाइन से दिखाया गया है जिसको हम लिखा गया है P इज इक्वल टू पी नॉट ए
प्लस या पी ए प्लस पी बी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर निकालना हो तो ये नीचे उन्होंने लाइन दिखाई हुई है कि कोई एक वर्टिकल लाइन करें तो वहां पे पी बी की प्रेशर भी निकल आएगा और पी ए का प्रेशर भी निकल आएगा, उसको सम करने तो हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1 तो वहां पे एक्स ए हमारे पास क्या है 0, तो यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दें कि जब हमारे पास एक्स ए क्या है 0 है और एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो पी नॉट ए तो खत्म हो जाएगा, सारे का सारा प्रेशर किसका आएगा पी नॉट बी का आएगा। ये ऊपर ही आप देख रहे हो कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो पी नॉट ए है, पी नॉट बी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, राइट वाली साइड पे। और इसी तरह अगर हम एक्स ए को 1 पुट कर दें, मीन मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो वहां पे हमारे पास जब इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा P इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट। कि हमारे पास क्या है कि किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर हम टोटल प्रेशर निकाल लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लें तो उसकी वर्टिकल लाइन से हम क्या कर सकते हैं कि पी ए और पी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहां से हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने पास इसके नोट्स भी बना लेने हैं।